नमस्कार साथियों, मेरा नाम है हरीश वर्मा और मेरे चैनल टीचिंग टॉक में पुनः स्वागत है। साथियों, आज मैं पढ़ाऊंगा आपको संगम काल। ठीक है, तो संगम काल के अंतर्गत हम 3 राजवंश देखेंगे। यहाँ पे पहला राजवंश हम देखेंगे साथियों चेर राजवंश। ठीक है, दूसरा चोल राजवंश और तीसरा है पांड्या राजवंश। ठीक है साथियों, ये संगम काल दरअसल दक्षिण भारत में एग्जिस्ट करते थे। दक्षिण भारत में ये तीनों राजवंश राज करते थे। आई बात समझ में? तो दक्षिण भारत कहने का मतलब है यहाँ से निकलती है कृष्ण नदी, यहाँ से निकलती है गोदावरी नदी। ठीक है, कृष्ण और गोदावरी नदी महाराष्ट्र के एरिया से निकलती है। आई बात समझ में? तो कृष्ण और गोदावरी नदी के नीचे जितने भी क्षेत्र है ना, वो एक्चुअल में दक्षिण भारत का एरिया है। आई बात समझ में? तो इसी कृष्ण और गोदावरी नदी के नीचे चेर राजवंश, चोल राजवंश और पांड्या राजवंश राज करते थे। आई बात समझ में? तो साथियों, अच्छे से हम देखेंगे संगम काल के बारे में। ठीक है, तो इसके परिचय के बारे में सबसे पहले हम जाएंगे। तो संगम का मतलब क्या होता है, इस चैप्टर का नाम संगम काल क्यों रखा, तो इसको हम अच्छे से डिटेल में हम जानकारी लेंगे। ठीक है साथियों, संगम काल रखने का एक ही पीछे इसका कारण है कि इस काल में 3 सम्मेलन हुए, 3 संगम हुए। इसी कारण इस वंश का नाम, इस काल का नाम संगम काल रखा गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे साथियों परिचय के बारे में। इसके बाद देखेंगे ये संगम काल कब से शुरू हुआ था और कब तक इसका एंड हुआ, समाप्ति हुई। ठीक है, उसके बाद तीनों राजवंश के बारे में एक करके देखेंगे। इस संगम काल में, संगम वंश में कितने संगम हुए, कितने सम्मेलन हुए, इसको देखेंगे। ठीक है, और जो तीनों राजवंश के बारे में मैं अच्छे से मैप के थ्रू दिखाऊंगा। ठीक है, पढ़ाऊंगा आपको। तो दरअसल संगम एक संस्कृत शब्द है। ठीक है, तो संगम एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है हिंदी में सभा। ठीक है, तो संगम संस्कृत शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है हिंदी में सभा। मतलब इस कार्यकाल में, इस संगम काल में 3 सभा हुई, 3 सम्मेलन हुए, 3 संगम हुए। इसी कारण इस वंश का नाम, इस काल का नाम संगम वंश रखा गया। आई बात समझ में? तो इस संगम वंश का कार्यकाल कब से कब था, इसको हम देखेंगे। तो इसकी शुरुआत साथियों 300 AC से 300 BC तक चला, यानी कि 300 ईसा पूर्व से लेकर 300 बिफोर क्राइस्ट ईस्वी तक, यानी कि टोटल 600 साल तक इस संगम काल के तीनों राजवंश एग्जिस्ट करते थे हमारे दक्षिण भारत में। आई बात समझ में? तो पहला हमने देखे हैं कि संगम काल दरअसल संस्कृत शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है हिंदी में सभा। इस कारण इस चैप्टर का नाम संगम काल इसलिए है क्योंकि इस काल में महत्वपूर्ण 3 सम्मेलन हुए, 3 संगम हुए। इसी कारण इस चैप्टर का नाम, इस इतिहास के सेक्शन का नाम संगम काल रखा गया। ठीक है, और इसका कार्यकाल 300 AC मतलब आफ्टर क्राइस्ट, ईस्वी पूर्व से लेकर 300 BC बिफोर क्राइस्ट के बीच रखा गया। आई बात समझ में? तो हम देखेंगे इस राजवंश के अंतर्गत, इस काल के अंतर्गत 3 राजवंश है। पहला है चेर राजवंश, दूसरा है चोल राजवंश, पांड्या वंश। ठीक है, तो इन तीनों राजवंश के कार्यकाल को ही दरअसल संगम काल के नाम से हम इतिहास में पढ़ते हैं। ठीक है साथियों, तो आइए हम एक एक करके तीनों राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। फिर महत्वपूर्ण 3 सम्मेलन हुए, 3 संगम हुए, जिसके नाम पर ही संगम काल रखा गया, इसको हम देखेंगे। ठीक है, तो पहला राजवंश थे चेर राजवंश। साथियों, इसकी राजधानी थी वांजी, जो कि केरल में पड़ता है। आई बात समझ में? इसका प्रतीक चिन्ह है चेर राजवंश का धनुष। इसको हम मैप के थ्रू देखेंगे। तो यह है कृष्ण नदी, यह है गोदावरी नदी, यहां पास है साथियों केरल। ठीक है, तो इसी केरल के क्षेत्र में चेर राजवंश शासन कर रहे थे आज से 2000-2500 साल पहले। साथियों, इसकी राजधानी थी वांजी। आई बात समझ में? और इस राजवंश के जो प्रतीक चिन्ह क्या था, तो धनुष बाण था, धनुष ही था। ठीक है, प्रतीक चिन्ह था धनुष। आई बात समझ में? साथियों, सबसे महत्वपूर्ण आपको याद रखना चाहिए कि ये दक्षिण भारत में एग्जिस्ट करते थे, दक्षिण भारत में शासन कर रहे थे ये तीनों राजवंश। ठीक है, उसके बाद देखेंगे साथियों चोल राजवंश। ये चोल राजवंश को मैं अच्छे से आपको अगले वीडियो में बहुत डिटेल पढ़ाऊंगा। जितने भी राजा हुए ना चोल राजवंश के बारे में, उसको अच्छे से डिटेल से पढ़ाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन यही से बनता है। ठीक है, दक्षिण भारत में जितने भी राजवंश मैंने आपको पढ़ाया है ना, उसमें चोल राजवंश सबसे प्रमुख है। ठीक है, इसके ऊपर एक मूवी भी बनी थी ना, पोनियन सेल्वन। तो इससे स्पष्ट होता है कि चोल राजवंश के कार्यकाल कितने महत्वपूर्ण है। इस पर मूवी बन गई, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो चोल राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। साथियों,
इसका प्रतीक चिन्ह था बाघ चोल राजवंश का, और राजधानी थी उरुवैर। ठीक है, ये तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, तमिलनाडु के एरिया में पड़ता है। ये है साथियों हमारा तमिलनाडु। ठीक है, तो चोल राजवंश उत्तरी तमिल में राज करते थे। ये हुआ तमिलनाडु। ठीक है, दक्षिण के एरिया में पांड्य वंश राज करते थे। दक्षिण तमिल में पांड्य वंश राज करते थे, और उत्तर तमिल में चोल राजवंश राज करते थे। ठीक है, ये हो गया आपका चोल राजवंश। ठीक है, राजधानी थी साथियों उरुवैर। ठीक है, और इसका प्रतीक चिन्ह क्या था? बाघ। ठीक है, बाघ प्रतीक चिन्ह। ठीक है, आप पांड्या राजवंश पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया ना, दक्षिण तमिलनाडु में पांड्य वंश राजवंश करते थे, उत्तर तमिल में चोल राजवंश शासन कर रहे थे, तो पांड्या राजवंश। ठीक है, इसकी राजधानी थी साथियों मदुरई। आई बात समझ में? साथियों इस राजवंश का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो मछली। आई बात समझ में? ठीक है, तो आप ऐसे इसको याद कर सकते हो कि चेल और चोल और पांड्या राजवंश के प्रतीक चिन्ह को याद करने का ट्रिक ऐसा हो सकता है मेरे हिसाब से। जैसे कि चेर राजवंश है केरल की ओर। ठीक है, तो केरल की ओर चेर राजवंश है ना, तो इसका क्या है? प्रतीक चिन्ह है धनुष। ठीक है, तो इस धनुष के माध्यम से चेर राजवंश के लोग इस बाघ को मार रहे हैं। आई बात समझ? मतलब ये दोनों सिद्ध भी हैं, बाघ को मार रहे हैं इस धनुष से, और इधर की ओर इस मछली को मार रहे हैं धनुष से। आई बात समझ में? तो इस चेर राजवंश के लोग सीधी में जो चोल राजवंश इसको बाघ को मार रहे हैं अपने धनुष बाण से, और नीचे की ओर साथियों मछली को मार रहे हैं अपने धनुष बाण से। इसके आप ट्रिक हो सकता है। ठीक है साथियों, इस संगम काल में 3 संगम हुए, प्रमुख रूप से संगम हुए। प्रथम सम्मेलन, द्वितीय सम्मेलन, तृतीय सम्मेलन। इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है साथियों, तो प्रथम सम्मेलन तमिलनाडु की राजधानी मदुरई में हुई थी। आई बात समझ में? साथियों इसके अध्यक्ष थे अगस्त ऋषि। आई बात समझ में? साथियों जो दूसरा महत्वपूर्ण सम्मेलन हुआ वो हुआ था कपाटपुरम में। इसकी अध्यक्ष तोल्कापियर कर रहे थे। साथियों आपको जानना चाहिए कि प्रथम सम्मेलन में कोई ग्रंथ की रचना नहीं हुई थी। ठीक है, कोई साहित्यिक रचना नहीं हुई, लेकिन दूसरा सम्मेलन में इसी तोल्कापियर ने तोल्कापियम की रचना करी। ठीक है, ये तमिल व्याकरण है दरअसल। आई बात समझ में? तो प्रथम सम्मेलन में कोई साहित्यिक ग्रंथ की रचना नहीं हुई। द्वितीय सम्मेलन में जिसके अध्यक्ष तोल्कापियर कर रहे थे, इन्होंने तोल्कापियम की रचना करी जो कि तमिल व्याकरण थे। आई बात समझ में? साथियों तृतीय सम्मेलन मदुरई में हुई तमिलनाडु में। आई बात समझ में? इसके अध्यक्ष नकीरर कर रहे थे। ठीक है, तो 3 महत्वपूर्ण सम्मेलन हुआ। प्रथम सम्मेलन मदुरई में हुई और तृतीय सम्मेलन भी मदुरई में हुई। साथियों सेकंड सम्मेलन कपाटपुरम में हुई। ठीक है, तो प्रथम के अध्यक्ष थे अगस्त ऋषि, दूसरा के अध्यक्ष तोल्कापियर थे, और तृतीय के अध्यक्ष नकीरर थे। आई बात समझ में? साथियों इस संगम काल में प्रमुख रचनाएं हुई। कौन कौन सी रचनाएं हुई इसको मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, दरअसल संगम काल अपने संगम सम्मेलन और साहित्यिक रचना के लिए जानी जाती है। तो कौन से साहित्यिक रचनाएं हुई इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। साथियों सबसे महत्वपूर्ण, ऐसे तो बहुत सारी रचनाएं हुई, लेकिन जो 3 प्रमुख रचनाएं हुई ना इस काल में, इसको मैं आपको पढ़ाऊंगा। पहला रचना हुई साथियों शिल्पाधिकारम का। ठीक है, एक रचना हुई शिल्पाधिकारम के नाम से, जिसके रचनाकार थे इलागो आदिगल। ठीक है साथियों, यह तमिल साहित्य का प्रथम महाकाव्य था। ठीक है, प्रथम महाकाव्य शिल्पाधिकारम था, जिसकी रचनाकार इलागी आदिगल थे। ठीक है साथियों, आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में, सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में सबसे प्राचीन, सबसे पुराना भाषा तमिल भाषा है। आई बात समझ में? ऐसे तो लाखों भाषा है, लाखों बोलियां है हमारे देश में, पूरी दुनिया में, जिनमें सबसे प्राचीन पूरी दुनिया में हमारा जो तमिल भाषा है ना वो है एक्चुअल में। आई बात समझ में? तो हमें बहुत ज़्यादा गौरव महसूस होना चाहिए अपनी संस्कृति पर, अपने भारत देश पर, क्योंकि पूरे देश की जननी, पूरे भारतीयों की जननी भाषाओं के क्षेत्र के अंतर्गत तमिल भाषा ही है। आई बात समझ में? साथियों दूसरा जो महत्वपूर्ण रचना हुई वो मणिमेखले हैं। ये दरअसल इसकी रचनाकार शीतलई सतनार थे। ये बौद्ध धर्म ग्रंथ से जुड़ा हुआ रचना है मणिमेखले। साथियों
कुरल महत्वपूर्ण रचना है जिसकी रचनाकार थे तिरुवल्लर। साथियों इसको कई बार यूपीएससी और पीसीएस में पूछा जा चुका है, कुरल के रचनाकार कौन थे, तो आपका आंसर आएगा तिरुवल्लुर। तिरुवल्लुर आई बात समझ में। इसको कुरल को तमिल बाइबिल भी कहा जाता है, इसकी पवित्रता होली के कारण। आई बात समझ में। तो आपको बहुत बेहतरीन ढंग से मैं आपको समझा दिया हूँ, पुनः रिविजन करा देता हूँ साथियों, जैसे कि मैं हर वीडियो में हर टॉपिक में रिविजन कराता हूँ 2 से 3 मिनट में, ताकि आपकी स्मृति ठीक हो सके, आपको फटास जल्दी से याद हो सके, कभी ना भूलो। मैं ऐसा आपको, मेरी कोशिश रहती है कि आपको हमेशा के लिए याद रहे। हमेशा के लिए याद तो नहीं हो सकता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको लॉन्ग टाइम तक कोई भी टॉपिक याद रहे। इसी कारण जरूरी कि साथियों लॉन्ग टाइम तक तभी याद रहेगा जब तक बार बार उसी चीज को रिविजन करोगे। ठीक है, तो साथियों संगम काल को मैं पुनः रिविजन करा रहा हूँ। संगम काल दरअसल साथियों ये संस्कृत का शब्द है जिसका हिंदी में शाब्दिक अर्थ है सभा। ठीक है, तो दक्षिण भारत में 3 राजवंश हुए, चेल, चोल, पांड्य राजवंश। इनके कार्यकाल को ही संगम काल कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस काल में 3 प्रमुख सम्मेलन हुए। प्रथम सम्मेलन, सेकंड सम्मेलन, तृतीय सम्मेलन। प्रथम और सेकंड मदुरई में हुई थी सम्मेलन साथियों, और सेकंड सम्मेलन कपाटपुरम में हुई थी साथियों। प्रथम के अध्यक्ष थे अगस्त ऋषि। द्वितीय के सम्मेलन थे साल के तोलकाप्पियर, जिन्हें तोलकाप्पियम की रचना करी, तमिल व्याकरण था। ठीक है साथियों, तृतीय सम्मेलन की अध्यक्षता नकीरर ने की थी। साथियों इस काल में 3 प्रमुख रचना हुए हैं। शिल्पाधिकारम जिनके रचनाकार थे इलागो आदिगल, ये तमिल साहित्य का प्रथम महाकाव्य था। साथियों मणि मेखले की रचना शीतलई सतनार ने किया था, जो बौद्ध धर्म ग्रंथ से संबंधित है। कुरल की रचना साथियों तिरुवल्लर ने किया था, जो तमिल बाइबिल पर, जिसे तमिल बाइबिल भी कहा जाता है। साथियों इसका कार्यकाल 600 वर्ष तक रहा, जो 300 ईस्वी से 300 ईस्वी पूर्व से 300 बीसी बिफोर क्राइस्ट के बीच एग्जिस्ट करते थे। साथियों इस काल में 3 राजवंश थे, आपको कई बार बता चुका हूँ, चेर राजवंश, चोल, पांड्य। साथियों इसका प्रतीक चिन्ह है धनुष। ठीक है, राजधानी है वांजी। चोल की राजधानी है साथियों उर्वर, जो कि तमिलनाडु, उत्तरी तमिलनाडु में पड़ता है। इसकी राजधानी थी साथियों बाघ। पांड्य की राजधानी है साथियों मदुरई, प्रतीक चिन्ह है मछली। आपको इसको ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हो कि चेर राजवंश के लोग ने धनुष बाण से चोल राजवंश के बाघ को मारा और पांड्य वंश के मछली को मारा अपने धनुष से। ठीक है, तो ये हुआ साथियों कंप्लीट संगम काल। ठीक है, इसके बाद में चोल राजवंश को बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत डिटेल में जाकर अच्छे से पढ़ाऊंगा। क्वेश्चन यहीं से आता है, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। ये एक प्रकार से पृष्ठभूमि था तीनों राजवंश को पढ़ने के लिए, खासकर चोल राजवंश को पढ़ने के लिए। साथियों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो, ताकि हर भारतीयों तक, हर नागरिक तक यह वीडियो पहुंचे, ताकि वो अपने इतिहास के बारे में गौरव महसूस कर सके। ठीक है साथियों, जय श्री राम, जय हिंद।